11th क्लास के छात्र छात्राओं को आज के इस नॉन एकेडमिक क्लास में गैस अणु के द्वारा आरोपित दाब से संबंधित जानकारी दी जा रही है। किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में जब हम गैसीय पदार्थ को रखते हैं तो गैस के अणु उस पात्र में सभी दिशाओं में मूव करता है। पात्र में गैस के अणु रखे हुए हैं तो गैस का अणु सभी दिशाओं में गति करेगी। तो ये त्रिविमीय गति के रूप में जाना जाता है। यह गति एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में और जेड की दिशा में होती है। तो गैसीय अणु में त्रिविमीय गति पाए जाते हैं। यह त्रिविमीय गति Vx, Vy, Vz द्वारा सूचित किया जाता है। तीन दिशाओं में यदि गति हो और परिणामी गति को ज्ञात करनी हो, रिजल्टेंट मोशन ज्ञात करना है, तो ये Vx क्या है? x की दिशा में गति। Vy क्या है? y की दिशा में गति। और z क्या है? तो z की दिशा में गति। अब इसके आधार पर हमको रिजल्टेंट मोशन चाहिए उस गैसीय अणु का। तीनों मिलाकर जो परिणामी गति होगी तो वह गति कैसे निकलेगी? तो तीन अलग अलग सदिश तीन दिशाओं में गति कर रहा है, तीन अलग अलग सदिश है और उसका जो परिणामी सदिश होगा उसका फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला है। आप इसके बारे में गणित से भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसको आप 11th क्लास में या तो फिर इसके पहले भी आप सीखें। परिणामी दो अलग मोशन जब भी रहेगा या तीन मोशन रहेगा उसका जब हम परिणामी निकालने लेंगे तो v स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर ओवर रूट ऐसा किस प्रकार होता है? तो एक हो गया Vx और एक हो गया Vy। इसका परिणामी क्या होगा? तो Vx स्क्वायर और Vy स्क्वायर का ओवर रूट। अब इसमें Vz भी है, ये Vz है, Vz ये डायरेक्शन। अब ये Vz का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, जो परिणामी निकलेगा R के रूप में, यानी रिजल्टेंट भी। अब इसका मान तो उसी तरह एक लंब है और एक आधार है और ये कर्ण है। ये 90 डिग्री है, यहां ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण था। ट्रिगोनोमेट्री में आप जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो उसी आधार पर Vx स्क्वायर जोड़ Vy स्क्वायर, इसका मान निकल गया। ये A, B, C और यहां है D। जब हम AC स्क्वायर निकालना चाहेंगे
तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा। फिर जब ए सी की बात होगी तो ये ओवर रूट होगा, ए सी निकल गया। यहां हम रूट नहीं देके स्क्वायर ही रहने देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब सी डी स्क्वायर निकालना चाहेंगे, ये लंब है तो इसके सामने ये कर्ण होगा, तो सी डी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए सी स्क्वायर जोड़ ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान जो हमने निकाला, ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर का मान है। तो सी डी को हम क्या मान रहे हैं? रिजल्टेंट, जो भी के रूप में सूचित हो रहा है। तो यहां सी डी के जगह पर हो गया भी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब बी भी वाई और बी सी स्क्वायर मतलब भी एक्स। तो हम लिख सकते हैं, पहले बी सी लिखते हैं भी एक्स, फिर ए बी स्क्वायर लिखते हैं भी वाई और ए डी स्क्वायर, ए से डी क्या भी जेड। तो भी स्क्वायर बराबर भी एक्स स्क्वायर जोड़ भी वाई स्क्वायर जोड़ भी जेड स्क्वायर, फिर भी बराबर भी एक्स। अब x में यदि 1 लगाते हैं, इसको हम या ऐसे करते हैं भी 1, तो हो जाएगा भी एक्स 1 स्क्वायर भी वाई 1 स्क्वायर भी जेड 1 स्क्वायर ओवर रूट। 1 लगाने का मतलब एक मॉलिक्यूल, 2 लगाने का मतलब दूसरा मॉलिक्यूल, या फिर 1 लगाने का मतलब पहला सेकेंड में, 2 लगाने का मतलब दूसरा सेकेंड में। वैसे भी हो सकता है, जहां जो जरूरी होगी लिया जाएगा। तो यहां तक आप समझ चुके हैं V1 इज इक्वल टू भी एक्स 1 स्क्वायर भी वाई 1 स्क्वायर और भी जेड 1 स्क्वायर। ये तीनों दिशाओं में लगने वाला बल के आधार पर ही हम आरोपित दाब ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो अब आपको आगे जानना है, तो दाब जानना है। दाब जानने के लिए, P जानने के लिए आपको F बाय A जानना होगा। ये पहले से लोग जानते हैं, दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। अब हम F निकालेंगे और फिर A इसके आधार पर P निकलेगा। तो F निकलता है, आप संवेग न्यूटन का द्वितीय गति नियम 9th क्लास में पढ़े हैं। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल का समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर यदि हो जाए मालूम, तो हमको बल मालूम हो जाएगा। तो किसी मॉलिक्यूल का संवेग ज्ञात करेंगे पहले। तो गैसीय अणु का संवेग, गैसीय अणु का संवेग, गैसीय अणु का द्रव्यमान m संवेग मात्रा एवं वेग के गुणनफल को कहते। तो वेग भी x1 है, m द्रव्यमान, संवेग द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान m और वेग भी x1, m भी x1।
और अब इसमें कुल संवेग, अब कुल संवेग क्या है? तो गैसीय अणु पात्र के दीवार, या गैसीय अणु है वह पात्र के दीवार पर गया, L दूरी तय किया। जहां था गैसीय अणु वो किसी दिशा में, X की दिशा में या तो Y की दिशा में या Z की दिशा में, हम कोई एक डायरेक्शन ही अभी यहां मान के चलेंगे। तो जो क्रिया एक डायरेक्शन में होगी वही क्रिया दूसरे डायरेक्शन में होगी, वही क्रिया तीसरे डायरेक्शन में होगी। तो एक डायरेक्शन हम जान लेंगे तो दूसरा और तीसरा खाली पुट करना है, इसलिए हम एक दिशा ही लेके चलेंगे। एक दिशा में गैस का अणु यानी एक्स दिशा लेके चल रहे हैं, क्षैतिज दिशा, एक्स दिशा। तो क्षैतिज दिशा में गैस का अणु यहां था, पात्र की दीवार से टकराने गया, L दूरी तय किया और यहां से टकराने के बाद फिर ये यहां आ गया। टकराने के बाद थर्ड लॉ लागू होगा, तो फिर वो वापस आने लगेगी। तो इस प्रकार फिर यहां वापस लौट गया। तो एक संवेग था जाने में mvx1 और एक दूसरा संवेग था लौटने में। तो लौटा तो वही जिसका द्रव्यमान m था, इसलिए द्रव्यमान में कोई चेंजिंग, जिस वेग से गया उस वेग से, तो वेग vx1 था, यहां भी वेग vx। ये लौटने वाला वेग, लौटने वाले कण का द्रव्यमान, जाने वाले कण का द्रव्यमान, जाने वाले कण का वेग। तो जाने वाले कण का वेग जो है वही आने वाले कण का वेग है, वही कण गया टकराया लौटा, और कण वही है इसलिए द्रव्यमान भी बराबर है। लेकिन गया तो प्लस डायरेक्शन है और लौटा तो माइनस डायरेक्शन, इसलिए माइनस लग गया। अब इसमें दो अलग अलग दिशाओं में है, लेकिन जो कुल संवेग की बात होगी ये 2mvx1, जबकि दोनों कट जाना चाहिए, लेकिन संवेग का बीजगणितीय जोग है। यहां संवेग का बीजगणितीय जोग, तो संवेग में परिवर्तन से कुल संवेग ज्ञात होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कुल संवेग मतलब कुल संवेग परिवर्तन, कुल संवेग परिवर्तन, गया टकराया, जाने में जो संवेग था टकरा कर जो आया, दोनों संवेग में परिवर्तन है। तो परिवर्तन को सूचित करते हैं, परिवर्तन तो घटा से निकलेगा, अंतर से। तो ये नेगेटिव था, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए कुल संवेग मतलब कुल संवेग परिवर्तन है। हम परिवर्तन नहीं भी लिखेंगे तो कुल संवेग मतलब कुल संवेग परिवर्तन ही होता है, इसलिए कुल संवेग का मान 2mvx1 हो गया। अब अब हमको F चूंकि निकालना है, F निकालना है तब ना P निकलेगा। तो F में क्या होता है, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन निकल गया, की दर माने टाइम से भागा, F बराबर संवेग परिवर्तन की दर, तो हो जाएगा संवेग परिवर्तन बटे समय।
समानुपाती होता है, स्थिरांक को हम एक मानते हैं, के बराबर 1। वहां भी एक माना गया था 9th क्लास में भी, तो F बराबर ma प्रूव हुआ था, K इज इक्वल टू 1 माना गया था। तो यहां स्थिरांक जो है वो F इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब जरा हम संवेग परिवर्तन तो निकाल लिए, अब जरा समय निकाल लें। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? L गया L लौटा, L गया L लौटा, ये कुल दूरी है। और चाल क्या था? Vx 1, ये हो गया 2L बाय Vx 1, ये है टाइम का मान। अब हम यहां F इज इक्वल टू लिखेंगे संवेग परिवर्तन 2 m Vx1 बटे 2L, यहां ऊपर आ जाएगा Vx, 2 कैंसिल, F इज इक्वल टू m Vx1 स्क्वायर बटे L। ये किसका वैल्यू निकला? F का। अब यहां F निकल चुका है, F निकल चुका है। अब इससे हमको Fx निकालना है, क्योंकि x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तो x निकालना है। ये हो जाएगा Fx1 फिर Fx2, दोनों सभी दिशाओं में निकलेगा। तो सबसे पहले, अब यहां पहले हम Px निकाल लें। 1 है यहां, ये Px1 है। तो F बाय A, F का मान है m Vx1 स्क्वायर बटे L, F का मान, और A क्षेत्रफल। यदि पात्र की लंबाई L है, यदि पात्र की, जिसमें गैस रखा गया, लंबाई L हो तो क्षेत्रफल L स्क्वायर, वर्गाकार पात्र। क्षेत्रफल L स्क्वायर हो गया। तो Px1 बराबर m Vx1 स्क्वायर बाय L क्यूब। फिर जब हम Px की बात करेंगे तो इसमें Px1 भी होगा, Px2 भी होगा, Px3 भी होगा, Pxn होगा। तो Px m Vx1 स्क्वायर बटे L क्यूब, फिर m Px2 स्क्वायर या भी, 1 के लिए 1 तो 2 के लिए 2, फिर L क्यूब, फिर Px3 से m Vx3 का स्क्वायर बटे L क्यूब, फिर ये m Vxn का स्क्वायर बटे L क्यूब। अब Px
अब ये पी एक्स का जो मान है एम बटे एल क्यू कॉमन ले सकते हैं, एम बटे एल क्यू कॉमन हो गया, और भी सब में है। हम यहां लिख सकते हैं ये भी x1, भी और x को अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि भी वेलोसिटी है, x1 उसका डायरेक्शन बताता है। तो भी x1 स्क्वायर प्लस भी x2 स्क्वायर प्लस भी x3 स्क्वायर प्लस भी xn स्क्वायर, ये px का मान हुआ। अब हम यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार, अभी हम बताते हैं कि x की दिशा में एक बार हम निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक y की दिशा और z की दिशा क्लियर हो जाएगी। तब हम यहां लिखेंगे अब पी वाई बराबर m बटे एल क्यू भी y1 स्क्वायर भी y2 स्क्वायर भी y3 स्क्वायर प्लस भी yn स्क्वायर। इसी तरह हम z डायरेक्शन में भी निकालेंगे तो इसी पर खाली सेट करेंगे, m बाय एल क्यू भी z1 स्क्वायर भी z2 स्क्वायर भी z3 स्क्वायर प्लस भी zn स्क्वायर। अब px है, py है और pz है। अब हमको p चाहिए, एवरेज px py और pz की सहायता से एवरेज p का मान निकालेंगे। औसत हम दाब निकालना चाह रहे हैं तो तीन तरह का दाब हमारे पास निकल गया, x की दिशा में, y की दिशा में, z की दिशा में। यहां भी हम x की दिशा में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां ऐसे हम कर सकते हैं, ये x की दिशा, y की दिशा और z की दिशा से निकला। अब यहां हम औसत दाब क्लियर करेंगे, औसत दाब जिसको P कहा जाएगा, ये px प्लस py प्लस pz अपॉन 3 से निकलेगा औसत। px का मान m बटे एल क्यू, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में हम जोड़ दिए कॉमन लेके। अब क्या बचा, भी x1 स्क्वायर फिर भी y1 स्क्वायर फिर भी z1 स्क्वायर प्लस उसी तरह भी x2 स्क्वायर प्लस भी y2 स्क्वायर भी z2 स्क्वायर। इसी तरह 3 के लिए भी निकलेगा, उसी तरह 4 के लिए भी निकलेगा, 5 के लिए भी निकलेगा, n के लिए भी निकलेगा। तो हम यहां लिखेंगे प्लस भी एक्स एन स्क्वायर भी वाई एन स्क्वायर भी जेड एन स्क्वायर। एम बाय एल क्यू। अब यहां भी एक्स वन स्क्वायर भी वाई वन स्क्वायर भी जेड वन स्क्वायर। अभी हम एक सूत्र शुरू में दिए थे जो x1 y1 z1 की दिशा है उसको हम v1 स्क्वायर कह सकते हैं। अभी था यहां शुरू किए थे हम यहीं से, जो परिणामी निकाला गया था v1 स्क्वायर बराबर
वी एक्स, वी वाई, वी जेड, अभी बताए थे। तो 1 1 1 से भी 1, 2 2 2 से भी 2, 3 3 3 से भी 3, n से भैया n स्क्वायर। p का मान, अब यहां p बराबर m बाय एल क्यू, या v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर में यदि हम यहां n से भागा दे दें तो एक n यहां भी देना पड़ेगा। यहां n संख्या है, टोटल नंबर, n से हम भागा दे रहे हैं, यहां सब जगह स्मॉल n लिख रहे हैं तो यहां भी स्मॉल n लिखें। n से भागा देने पर क्या हुआ, औसत विचलन ज्ञात हो रहा है। 10th क्लास स्टैटिक्स में औसत विचलन भी था, जिसमें औसत वर्ग विचलन, वर्ग जब हम माध्य की चर्चा करते हैं, x बार लगाएं ऊपर तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डॉट डॉट 10th क्लास में बटे n, ऐसे था कि नहीं सांख्यिकी में। तो वही है, यहां मैथ का है। अब p का वैल्यू हमको निकालना है, यहां p लिख दिए, m इंटू n, m द्रव्यमान है n कणों का, n मतलब नंबर, तो कई कणों का द्रव्यमान है तो कुल द्रव्यमान मान लेते हैं, जिसको अनुभार कहते हैं, अनुभार। जैसे एक अणु में 100 छोटे छोटे परमाणु हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम हो गया तो 100 से गुना करेंगे तो पूरे अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो अणुओं की संख्या, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m था और अणुओं की संख्या n थी, तो कुल अणुओं की संख्या में एक अणु का द्रव्यमान, तो टोटल कितना द्रव्यमान हुआ उसको हम मान रहे हैं m, या हम लिख सकते हैं m बराबर mn, चूंकि m बराबर mn। अब mn का मतलब m हो गया बटे LQ, LQ आयतन है, आयतन को भी से सूचित कर रहे हैं, इधर आयतन नहीं इधर वेग है, v1 v2। अब m बटे v हुआ और अपॉन 3 था ना, ये अपॉन 3 सब जुट रहा है तो यहां तो 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यहां भी 3 होना चाहिए, 3 इंटू LQ, और इसका जो मान है v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर, अभी जो हम x की तरफ दिखाए थे ये ऐसे हो गया, और वर्ग है ऐसे हो जाए, v1 जोड़ v2 जोड़ v3 जोड़ vn बटे n बराबर v बार v डैश, औसत वेग निकला और सब का वर्ग है तो यहां भी स्क्वायर हो गया। इसको वर्ग माध्य चाल, वर्ग वर्ग है अभी पर, तो माध्य अभी मैंने चाल, तो माध्य चाल है और उसका वर्ग है, तो यह भी स्क्वायर, भी बार स्क्वायर को वर्ग माध्य चाल कहते हैं। इसको स्क्वायर मीन स्पीड,
स्क्वायर मीन स्पीड। तो यहां एक सूत्र निकला, P इज इक्वल टू 1/3 m बाय v स्क्वायर, यानी P इज इक्वल टू 1/3 m बाय v, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व, जिसको रो से सूचित करते हैं। यह एक सूत्र हुआ 1/3 रो भी वार स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और आगे बताते हैं, आरएमएस वैल्यू से भी इसका रिलेशन निकलेगा। ये आरएमएस वैल्यू है क्या? तो भी बार स्क्वायर के रूट को भी आर एम एस कहते हैं। भी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर, आर रूट मीन स्क्वायर। रूट है ना यहां दिया हुआ, और स्क्वायर था ना, अब भी पर डैश था तो मीन है कि नहीं। अब ये भी डैश स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर आर एम एस। तो यहां सूत्र आ जाएगा दाब 1/3 रो और भी डैश स्क्वायर का मान क्या है? भी आर एम एस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको याद रखने की जरूरत है। यहां से हम जब भी आरएमएस का मान पूछ दे, भी स्क्वायर आरएमएस का मान पूछा जाए, तो 3p बटे रो इसलिए भी बराबर 3p बटे रो स्क्वायर है, तो रूट। ये भी सूत्र है, ये भी क्या है? भी आरएमएस। ये पूछता है भी आरएमएस का मान, भी आरएमएस का मान 3p बाय रो अंडर रूट के रूप में जाना जा सकता है। यहां से भी न्यूमेरिकल बनेगा, ये सब न्यूमेरिकल। अब गैस अणु के द्वारा प्रेशर एक्सरेटेड बाय गैस मॉलिक्यूल की जानकारी होगी। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो दाब आरोपित होगा वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इसके आगे उसको बताया जाएगा। इस चैप्टर में 2 क्लास और लेना है, यह चैप्टर पूरा हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जानकारी आपको हो जाएगी। इसमें आगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ताप का प्रभाव आदि से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आप भली भांति वीडियो को खोलें और उसको आसानी से कॉपी कलम हाथ में रखते हुए देखें और पूरी तन्मयता से समझने का प्रयास करें। जहां आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी या उससे संबंधित प्रश्न जो आपके बुक में है, सॉल्व करने का प्रयास करें। जहां भी आपको समस्या आएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी बात लिखेंगे या तो फिर व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेजेंगे, आपको समाधान भेजा जाएगा और आप धीरे धीरे आगे की ओर इस प्रकार बढ़ सकते हैं। हम 11th के लिए भी अब लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित आपको वीडियो देंगे, लेकिन जब रिप्लाई होगा, जब कमेंट सेक्शन को देखेंगे और हमको लगेगा कि इसको भी कोई देख रहा है, तब हम अपने आप को 11th का वीडियो बनाने में एक्टिव रख पाएंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।